आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग रजत शुरू हो सर, गई। थैंक यू उसके लिए। थैंक तो चलिए, वेलकम टू गाइस एसएसजी मोबाइल ऐप। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस जेटैक के बारे में, देखिए जेटैक सारे बॉक्सेस हैं, चाहे वो इजी जेटैक का हो, उनका ओरिजिनल कंपनी है Z3X, उनका भी जेटैक है। जेटैक की बहुत सी कंपनियां हैं। जेटैक का मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एक ही कंपनी के लिए रजिस्टर्ड है। जेटैक का मतलब होता है जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप, यानी आपकी सभी डाटा लाइनों को जो कनेक्टेड करवा दे, यानी आपकी प्रोग्रेस की जितनी भी लाइनें हैं उन सबको कनेक्टेड करवा दे, उसको जेटैक बोला गया है। तो ये कोई भी बना सकता है, किसी भी कंपनी का बना सकता है, मगर फैसिलिटीज क्या है, ऑप्शंस क्या है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज अपन जिस जेटैक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, वो है मेड्यूसा प्रो 2। काफी पुराना बॉक्स है, वेल वर्किंग है। ये डिजाइन हुआ था स्पेशली मोटो के फोन के लिए और एलजी के फोनों के लिए। ठीक है, इसका सैमसंग में इतना ज्यादा कोई अच्छा खासा प्रोग्रेस नहीं रहा था, मगर इसका ऑक्टोपस टूल जो था वो सैमसंग के लिए बेस्ट है। तो जेटैक पे अपन आ जाते हैं अभी वापस, यानी अपने मेड्यूसा प्रो 2 के लिए। तो देखिए, इसमें जो सबसे फैसिलिटीज की जो खूबियां हैं, वो सबसे पहले इसने आरपीएम भी क्लीन का दिया था। अभी इन फ्यूचर में, यानी कुछ टाइम के बाद, ये लोग एसके हाइनेक्स का और बाकी एमएनसीओ का भी आरपीएम भी क्लीन, या उनकी बैड हेल्थ रिपेयर के लिए, या एक्सटीट्यूट उनकी लाइफ कंज्यूम होने के बाद उस एमएनसी को रिपेयर करने के लिए भी ये लोग ऑप्शन देंगे, मगर अभी नहीं दिया है, कुछ टाइम बाद देंगे। ठीक है, जैसे यूएफआई के जेटैक में भी उस सेम चीज का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यूएफआई भी जेटैक ही है, ऐसा मतलब नहीं है कि जेटैक का मतलब वो हो गया। जेटैक का मतलब मैंने बताया ना, जॉइंट ग्रुप है एक तरह का, यानी आपकी सारी एमएनसीओ की डाटा की लाइनों को, सीएमडी सीएल के, इन सबको कनेक्टेड करने वाले को ही जेटैक बोला गया है। वो जेटैक कोई भी हो सकता है। अब उसके लिए यूनी एंड्रॉइड का भी सिस्टम होता है, जो लैपटॉप्स के लिए, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि जेटैक सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। जेटैक का मतलब होता है कि जो आपकी सारी डाटा लाइनों को कनेक्ट करवा दे, या आपको उसकी फार्मवेयर या उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, या उसमें नया सॉफ्टवेयर के लिए, या उसको रीप्रोग्राम के लिए आपको जो परमिशन दे, वो जेटैक है। ठीक है, तो ये जेटैक हुआ। अपन मेड्यूसा प्रो 2 के बारे में अभी बात करेंगे, जो सामने आपके इंटरफेस खुला हुआ है। ठीक है, इसमें भी काफी ऑप्शन दिए हुए हैं, यूएसबी का भी है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको यूएफएस ही कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि आजकल फिलहाल प्रेजेंट में यूएफएस का सबसे ज्यादा मार्केट में चला हुआ है। ये मान लीजिए एक तरह का इसका एक शोर चला हुआ है, एक ट्रेंड है कि यूएफएस 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 में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेंगी, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं मिलेंगी। ठीक है, फ्यूचर सपोर्ट क्या हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। दूसरा इसमें डिस्कशन ये होगा कि सॉफ्टवेयर को इजी टू यूज है कि नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक टेक्नीशियन को यही चाहिए कि वो जिस इंटरफेस के साथ काम करे, वो इंटरफेस फ्रेंडली है कि नहीं है। देखिए, नाम का सब लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, अपन उस चीज पे नहीं जाएंगे, मगर इजी इंटरफेस सब चीजों में होता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको यूएफएस कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में मेरे पास एक यूएफएस का सॉकेट ही पड़ा हुआ है, और ये मैं कनेक्ट किया। इस क्लास में बहुत से बंदे होंगे जिन्होंने जेटैक का यूएफएस इस्तेमाल किया है, यानी Z3X की कंपनी का इस्तेमाल किया है। डिटेक्शन की स्पीड आप देख लीजिए, इनका कितना बेटर है बाकी अदर कंपनियों के डिटेक्शन से। यानी ये कितना फास्ट उस चीज को डिटेक्ट करके आपको दिखा रहा है कि मैं कनेक्ट हो चुका हूं कि नहीं हो चुका हूं। मैंने कस्टमाइज कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली उसके इंटरफेस पे ही कनेक्ट किया हूं। ये आपकी पूरी की पूरी इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है।
ठीक है। अब दो चीजों की गौर करने लायक बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई गई है वो यूएसबी G3.0 के बारे में बात की गई है। यानी इस इंटरफेस के साथ, यानी इस हार्डवेयर के साथ आप और ज्यादा बेटर वर्क करना चाहते हो स्पीड के लिए, तो आपके लैपटॉप पे 3.0 का यूएसबी पोर्ट होना चाहिए, या उससे अपग्रेड पॉइंट है 3.1 का तो और भी बेटर है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाकी इसने देखिए इंफॉर्मेशन दिखाना स्टार्ट किया। ये कनेक्शन का है सक्सेसफुली। देखिए वो कनेक्शन के साथ अपना हार्डवेयर का इंटरफेस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरा यूएफएस का आईडी है, यानी ये उसका पाथ नंबर है। प्रोडक्ट नंबर भी बोल सकते हैं अपन लोग, और पाथ नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। मगर इसको बाय रिपीट सीरियल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर जस्ट इसके नीचे है। ये हर एक यूएफएस का अपना एक सीरियल नंबर होता है ईएमसी का, जिसको सीआईडी भी बोल देते हैं। ठीक है। वो उसका सीरियल नंबर ही है। इसका ओएमई आईडी सैमसंग है। यहाँ पर ओएमई आईडी आपका हवाई वाला ओएमई आईडी नहीं होता है, सेम वही रहता है। वो उसके फाइबर और कंपेटेबिलिटी का ओएमई आईडी रहता है। यहाँ पर इसका यूएफएस का ओएमई आईडी है, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन है, बनाने वाला कौन है, ये कब बना था, किन किन हैंडसेट्स के लिए बना है, ये इसका ओएमई आईडी में रहता है। अब दूसरा, जैसे आपकी यूएफएस के अंदर भी एक प्रोडक्ट वर्जन आता है एमएमसी के अंदर भी, तो क्या यूएफएस के अंदर पॉसिबिलिटी है वो चीज आए? यस बिल्कुल है। वो उसी चीज के अंदर भी वो प्रोडक्ट रिजर्वेशन यानी बोल देते हैं, या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, या प्रोडक्ट डेट भी बोलो, थोड़े नामों का चेंजेस रहेगा मगर सेम चीज रहेगी कि उसको बनाने वाला कौन है, इसका वर्जन कौन सा अभी चला हुआ है प्रेजेंट में। तो देखिए यहाँ पर इसने अपना लेवल दिखा दिया, यानी ये इसका प्रोडक्ट का रिजर्वेशन का वर्जन है कि ये इस नंबर का यूएफएस अब तक मार्केट में लॉन्चिंग है। 3 ये इसका प्रोडक्ट वर्जन है। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन कितनी हुई है, हर फोन में लगने के टाइम पे उसका मॉडिफिकेशन होता है। ऐसे नहीं है कि एक ही को अपन लगा सके। जब आप यूएफएस चेंज करने जाते हो तो आपको उसको एट्रिब्यूट्स, उसके फ्लैग, उसके सारी चीजों को मेंशन करना होता है कि वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो। जिस यूएफएस को मैं उसको सेम पाथ की यूएफएस के साथ चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को बाकी चीजें भी कनेक्टेड चाहिए। ये नहीं है कि अपन ने देख लिया हाँ कि सेम यूएफएस है, सेम बोर्ड में लगा हुआ है, मैंने निकाल के ठोक दिया, तो वहां पर वो वर्क नहीं करेगा। कारण वो दूसरे सीपीयू के लिए डिजाइन होता है। उस सीपीयू का अपना एक सीरियल नंबर होता है, जिसको ओपीके आईडी भी बोलते हैं, जिसको आरपीएमबी की भी बोलते हैं, जिसको ओपीके की भी बोलते हैं, जिसको हैश की भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी पाइथनिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको अलग अलग नामों से बोला गया है। तो ये मान लेते हैं कि उस सीपीयू का एक प्रोडक्ट कोड है उस ईएमसी के साथ कनेक्ट होने का, या उस यूएफएस के साथ उसको कनेक्ट होने का। अगर आपने उस प्रोडक्ट कोड को उसमें नहीं दिया है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, हार्ड ड्राइव को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो वो उसको रन के लिए परमिशन देगा नहीं, यानी उसका एस रैम खुलेगा नहीं। तो जब एस रैम नहीं खुलेगा तो डी रैम भी खुलना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यूएफएस को चेंज करने के टाइम पे आपको ये भी देखना होता है कि उसका वर्जन क्या है। देखिए यहाँ पर उसने नीचे भी लिखा हुआ है, ये 2.1 का यूएफएस इसमें लगा हुआ है। ये ओप्पो A53 और 9 प्रो काफी और हैंडसेट्स में ये यूएफएस लगी हुई है। तो ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से निकाल के उन फोनों में लगा सकता हूँ। चेंजेस की मेरे को सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। पुराने वाले का बैकअप होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अदर फोन से भी उसका बैकअप ले सकते हो। अगर फिर भी आपका फोन रिस्टार्ट है या वो सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ उसका बूट चिप कॉन्फ़िग क्या था। चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में अपन आ जाते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है चिप कॉन्फ़िग। इसको रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको मैंने 5 मिनट पहले बताया था। ये
आपका एक तरह का बूट कॉन्फ़िगरेशन है, आपका सीक्वेंस कॉन्फ़िगरेशन है आपकी यूएफएस की वर्जन के साथ, जो आपके दूसरे वाले सीपीयू में रन करवाने के लिए जरूरी है। अगर ये आपको नहीं मिला तो आपका यूएफएस कभी वर्क नहीं करेगा, चाहे वो सेम बोर्ड से निकाल के लगाया हुआ हो तभी भी वो वर्क नहीं करेगा, चाहे वो आरपीएम भी क्लीन हो तभी भी वो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। बहुत सी इस चीजों में प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे ओप्पो A53, ठीक है, सपोज के लिए मानिए आपके पास ओप्पो A53 है, चलो वो तो डबल सीपीयू में नहीं है। A50 वो डबल टेकर सीपीयू में है, आपका रैम ओके है, सीपीयू ओके है, मगर हार्ड ड्राइव डैमेज हो चुका है, यानी आपका रोम खत्म है। तो उसका रोम चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? तब वहां पर आपको ये चीप कॉन्फ़िग लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सेव डिस्क्रिप्शंस हैं, ये सारी चीजें का इंपॉर्टेंस होता है। इसका राइट ओएमई आईडी है, ये राइट ओएमई आईडी आपका एक सीआईडी का ही चक्कर है, मगर अभी ये प्रॉपरली हर यूएफएस के साथ वर्किंग नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीजों में प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं हो। और दूसरा, काफी लोगों का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे साथ रहता है, क्या ZTAC एंड्रॉयड 6 तक, यानी जो नॉन इंक्रिप्शन के मोबाइल हैं, मेड्यूसा प्रो 2, उनका डेटा बैकअप कर सकता है? हाँ बिल्कुल, उनका डेटा बैकअप पॉसिबिलिटी है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, कोई मैटर नहीं है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो, इनक्रिप्शन पे नहीं है तो मेड्यूसा उसको प्रॉपरली आपको रीड करके देगा डेटा को, ठीक है। और दूसरा इसका इंटरेस्टिंग ये रहता है कि इसका SRF फाइल का सिस्टम क्या है, ठीक है। SRF फाइल का सिस्टम ऐसा है कि ये मान लीजिए ये उसका एक जीवन देने वाला एक छोटा सा फाइल बनाया जाता है, यानी उसके सारे सीक्वेंस को रीड करके, जैसे उसके यूजर पार्ट्स, उसके बूट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, उन चीजों को रीड करके छोटी सी एक फाइल बनाई जाती है, जो आप किसी भी फोन पे राइट करोगे, यानी ये तकरीबन 10 MB, 50 MB, 100 MB के अंडर फाइल बनती है अब तक जो मैंने बनाई है। तो अगर आप ये किसी दूसरी यूएफएस पे या एमएनसी पे वो फाइल राइट कर देते हो SRF फाइल को, ठीक है, तो तभी भी वो आपके फोन की सारी कॉन्फ़िगरेटेड चीजों को रीड करके उस पर वापस से राइट कर देगा, और आपका फोन उसी कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में वो था, यानी वाइब्रेशन था तो वाइब्रेशन पे रखेगा। अगर उसको कंप्लीट फ्लैश हो चुका है तो फोन कंप्लीट ऑन होगा। और दूसरी इसमें एक चीज और दी बताई जाती है कि आप सैमसंग के फोनों को फ्लैश या केजी लॉक, एमडीएम लॉक, इस सारे चीजों का जो ऑप्शन है वो इन फ्यूचर 1 क्लिक में इसमें ऐड होने वाला है। हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा, ठीक है। मगर फिर भी देखिए, मैनुअली वॉक करने के लिए अपने पास एक नॉलेज होना चाहिए प्रॉपरली, मेरा कौन सा फाइल कब वॉक करेगा, मेरा सिस्टम कब वॉक नहीं करता है, इसके लिए अपन डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बातचीत होगी तो अच्छी बात है। दूसरा, एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे पास पूछा गया है कि ये हेल्थ रिपोर्ट देता है कि नहीं देता है। देखिए सर, पहली बात तो ये ऑफिशियली, यानी आपके लॉग के इंफॉर्मेशन में वो चीज नहीं दिखाएगा। मेड्यूसा प्रो 2 आपकी लॉग की इंफॉर्मेशन में उस चीज को प्रॉपरली नहीं दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप यहां से इसको अपडेट कर सकते हो। यूएफएस का ये भी यूएफएस की एमएमसी का, यानी सॉरी हार्ड ड्राइव का, यूएफएस की हार्ड ड्राइव का आपको आरपीएम भी क्लीन करने का ऑप्शन देता है, मगर फिलहाल प्रेजेंट में कुछ ही का सपोर्टेड है, तो प्रॉपरली सारी यूएफएस सपोर्टेड नहीं है। 2.1 और 3 पॉइंट की कुछ यूएफएस सपोर्टेड है, 3.1 की एक दो सपोर्टेड है, जिनका फार्मवेयर आपको इसके फोल्डर में मिल जाएगा, जिसके कारण आप इसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है।
स्मार्ट रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, SRF फाइल का सिस्टम है। पार्टीशन मैनेजर यानी यहाँ पर आप सेपरेटली यानी किसी भी पार्टीशन को रीड करना है, राइट करना है, एरेज करना है, अब वो भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी यूएफएस की बैड हेल्थ निकाल सकते हो उसके अंदर नए लून्स को क्रिएट करके। ठीक है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे उसका पहले वाले में 1 था तो आप उसको सेकंड कर सकते हो, सेकंड था तो उसको थर्ड कर सकते हो, यानी अपनी यूएफएस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये ज्यादा प्रॉपरली वर्किंग प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि ये 2 पॉइंट तक ही सीमित है। 2.1 की कुछ यूएफएस के साथ ये कंपेटेबल है, प्रॉपरली किसी के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहा है। तो बाकी आप लोग अब क्वेश्चन कर सकते हो मेरे हिसाब से। चलिए मैं सबको एक बार परमिशन देता हूँ बोलने की। और देखिए प्लीज रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए जटैक से। जटैक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने पहले ही क्लियर करवाया। जटैक का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक ही बॉक्स का नाम लो। जटैक का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप, यानी जो भी आपकी एम्बेडेड पे या आपके डायरेक्टली बोर्ड फ्रेमवर्क पे या बोर्ड की SPI या ISP प्रोटोकॉल पे जो वर्क करता है उसको जटैक बोला गया है। तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। यू आर द मोस्ट वेलकम। तो सर UEFI और इसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम है क्या? सर देखिए, पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने जटैक की बात की थी, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं की। पहली बात आपका जो क्वेश्चन था कि बेटर कौन है, देखिए UEFI का हार्डवेयर मैं अब तक टेस्ट नहीं किया हूं तो उसके बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अगर आपको उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कार्ड रीडर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए, आपको UEFI के और उसके नॉलेज यानी कंपैरिजन मिल जाएगा। ये मैंने बनाया था। ठीक है। अब बात देखिए, UEFI का भी जटैक है अपना खुद का, चाहे वो जटैक UFS पे हो, चाहे वो जटैक MMC पे हो, UMCP पे हो, MMC पे हो, कोई मैटर नहीं है, वो जटैक है, वो वर्किंग कर रहा है। अब फ्यूचर सपोर्ट के लिए उन लोगों ने क्या चीज ऐड किए क्या नहीं ऐड किए, मैं जिस पे वर्क नहीं किया हूं मैं उस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मगर फिर भी आपको हिंट दिया है कि कार्ड रीडर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। UFS का कार्ड रीडर सिस्टम और जटैक का कार्ड रीडर सिस्टम सेम रहता है। ठीक है। वहां पर जो फाइमवर आपको रीड करने का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर बात रहती है स्पीड की। ठीक है। मेड्यूसा प्रो 2 का जो हार्डवेयर सिस्टम है ना वो आपको स्पीड देता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना USB 3. क्या चीज उसके ये आपको स्पीड के लिए बनाया गया है। आपको एक UFS को रीड करने में 3, 4, 5 घंटे की जरूरत नहीं है, आप उसको घंटे भर में भी वो काम कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर ये पता है कि आपको कौन से सेक्शन को बैकअप उठाना है, कौन से को नहीं उठाना है, कैसे बैकअप उठाना है, कब बैकअप उठाना है, कितना बैकअप उठाना है, कस्टमाइज बैकअप का सिस्टम देखिए इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पार्टीशन आप KB में रीड कर सकते हो, MB में रीड कर सकते हो, हैश ब्लॉक की वैल्यू में भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कस्टम। कस्टम ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4 GB तक का ही अलाउ करता है, और उसके बाद आता है इसमें फुल का रीड करने का, यानी कंप्लीट डम आप रीड कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम के। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा मेन मैटर पता है क्या चीज का दिया हुआ, कस्टम को जब अपन एक्सेस कर लेते हैं और इसकी लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ये तकरीबन 4000 या 3000 के बीच के अंडर ही रहेगा,
मगर ये 8 बिट डाटा सिस्टम पे प्रॉपरली वर्किंग करेगा। यानी आपके फोन को हैंग ऑन लोगो ले आने के लिए ये डम बनाना सबसे परफेक्ट रहता है मेड्यूसा में। बाकी बॉक्सेस में आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है, मगर यहाँ पर आपको सिर्फ एक वॉल्यूम सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने 3900 ये किया, ठीक है। अब मैं इसको एक दूसरा वैल्यू देता हूं, ये 3000 के अंडर ही रहेगा, तो मैं 35550 कर देता हूँ। ये आपका वैल्यू सिलेक्टेड हुआ, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हो, तकरीबन 3,500 या 4,000 के आखिरी रहता है। ये परफेक्ट डंप होती है आपकी 8 बिट सिस्टम के अकॉर्डिंग कि आपके फोन को ये हैंग ऑन लोगो ले आए, ठीक है, या उसको सॉफ्टवेयर के लिए कंपेटेबल कर दे कंप्लीटली वाया यूएसबी। तो इसका अपना एक सिस्टम है। तो चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन। रोहित सर। जी सर बोलिए। सर इनका स्पीड कितना है इसे रीड करने और राइट करने का सर? जैसे अपने जेटेक का तो स्पीड नहीं है, इनका स्पीड सर? सर देखिए उनसे बेटर मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अब आप जेटेक यूज किए हो, सही है? जी जी सर। यूएफएस आइडेंटिफाई किए हो? जी सर किए हैं, आईएसपी से किए हैं। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सर सुनिए ना। हेलो सर। ये डिस्कनेक्टेड है, सही है? जी सर। और ये मैंने कनेक्ट के बटन को क्लिक किया। अब काउंटिंग आप स्टार्ट कर लीजिए। ये तो तुरंत हो गया सर। तो इजी अटैक में भी तो हो जाता है ऐसे कनेक्ट। नहीं इधर जेटैक में स्लो होता है। स्लो होता है सर। थोड़ा स्पीड का इसका फर्क है। देखिए वो मैं आपको लोगों को पहले मेंशन कर चुका हूं उस चीज के बारे में। अपन किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम मत लीजिए। ये सबसे बड़ा काम है। आप कोई भी जेटैकर यूजर हो वो मतलब नहीं है। एमएमसी प्रो भी जेटैक है, यूएफआई भी जेटैक है। जेटैक की फॉर्म अलग होती है, कंपनी की फॉर्म अलग है, ठीक है। क्योंकि आपका यूएसबी पोर्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यूएसबी पोर्ट कौन सा लगा है और वो हार्डवेयर उस यूएसबी पोर्ट के साथ कितना कंफर्टेबल वर्किंग है। अभी कुछ देर पहले किसी ने यूएफआई के उनके लिए पूछा था, तो मैंने यही बताया था कि पोर्ट का सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो काम आप किसी अदर बॉक्स में 2 घंटे में करोगे, आप वो काम इसके अंदर सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हो। ये टाइम सेविंग है। और टाइम सेविंग का मतलब हुआ कि आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा हुआ जिसमें आप अपनी R&D कर सकते हो या उंगली कर सकते हो किसी भी चीज के साथ। देखिए अगर आपके पास कोई लेटेस्ट फोन आ जाए जिसका पैटर्न अनलॉक करना है, सुनिए ना सर, मेरा क्वेश्चन है। और मेरे पास पोको F1 आया था, यूएफएस BJ153, उसको बैड हेल्थ था जी। पर डिटेक्ट के टाइम पे वो बहुत एरर देता था इजी जेटैक में, बट वो प्रॉपरली डिटेक्ट भी नहीं हुआ
और उसका बैड हेल्थ निकालना था, वो भी नहीं, और सेट मेरे पास आया था डेड कंडीशन में, और यूएफएस को था बैड हेल्थ। सर तो देखिए, आपका बीजी 153 का जो यूएफएस था वो बैड हेल्थ में था, वो ना डिटेक्शन हुआ, सही है। एरर आता था, बहुत सारा एरर आता था, और बैड हेल्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो डिटेक्ट में ही एरर दे देता था। तो इसके अंदर भी आप अगर गाइड करेंगे तो शायद मैं फ्यूचर में कोई आया तो कर दूं, बैड हेल्थ कैसे रिपेयर करना। सर आप जेटैक कौन सा यूज कर रहे हो? मेरे पास इजी जेट है। ठीक है। अब पहली बात सर देखिए, आपको एरर क्या मेंशन हुए जरा आप मेरे को बता सकते हो? एरर मतलब सर कोडिंग में आता था 107256, ऐसे कोडिंग में आता था एरर, हाँ, और तो उस रीडिंग ट्राइंग कोडिंग का वन ट्राई। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आप मेरे को उसके अकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास ही ज्वाइन करो, हम नॉलेज शेयर के लिए इस क्लास को स्टार्ट किए हैं। ओके सर। नहीं सर, मेरे पास यूएफएस आते रहते हैं, बट पोको F1 मेरे पास 3 हैंडसेट है और तीनों सेम कंडीशन डेड, और उसके यूएफएस में डाउट आता था। मैंने रैम भी रिवॉल्व किया था, वो स्टक था 153 145 पे। तो यूएफएस बैड हेल्थ था, पर इजी जेटैक में प्रॉपर डिटेक्ट ही नहीं करता था। सर मैं उस बात से एग्री हूँ, देखिए बहुत से बॉक्सों का कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू रह जाता है, मगर ओके एरर क्या दे रहा है उस एरर के अकॉर्डिंग अपन उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। सर, बीजे 254 प्रॉपरली हो जाता है, बट 153 को ही दिक्कत होती है। 254 इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसमें मैंने एक यूएफएस भी चेंज कर लिया है नोटेड प्रो का, तो उसका इश्यू नहीं है। पर 153 को बहुत ज्यादा एरर आता है। सैमसंग का कोई भी चिप डिटेक्ट करने गया तो एरर आता है। मतलब 10 में से 2 या 3 एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, बाकी के 7 एरर आ जाते हैं। तो उसमें सर एक काम ये कर सकते हैं, आपके पास बीजी 153 का ओरिजिनल वाला सॉकेट है ना, सही है। वो नहीं है मेरे पास। बीजे 254 जो है वो यूएफएस बीजे 254 आता है ना, वो वाला है। मोरोक का। और वो नहीं, हाँ 254 वाला आता है ना, 2 in 1 वो है। और 153 मेरे पास आईसी फ्रेंड है। हाँ वो ही आईसी फ्रेंड यानी मोरोक, बात एक ही है। हम्म, चलिए मॉर्निंग में जब भी आपके पास नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो ना, तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कीजिए प्लीज, ओके सर। क्योंकि आइस फ्रेंड के अडेप्टर हेलो। में कुछ दिक्कत है, यानी उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो बीजी एक सौ सर तिरपन को वो प्रॉपरली वर्किंग करवा देता है, मगर इतना भी प्रॉपरली वर्किंग नहीं करवाएगा, मगर आपका काम हो जाएगा। थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा मगर काम हो जाएगा। ओके। और सर, अभी बीच में 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले जी। यूएफएस के अडेप्टर आए 297, 153 और 254। तो ये स्पीड के लिए अच्छे हैं, डिटेक्ट हो जाएंगे इसमें प्रॉपरली? सर देखिए, अडेप्टर आपका कोई भी स्पीड नहीं देगा ओके। पर सर आपको। इशू एक मिनट, आईसी फ्रेंड में इशू आ रहा है, पर 2 in 1 में तो नहीं आ रहा सर, बीजे 254 के लिए। नहीं, आपके पास बीजीए 254 का जो अडेप्टर है वो जेटैक का ओरिजिनल अडेप्टर है, सही है। हाँ, वो जेटेक का ओरिजिनल है 2 in 1। हाँ, अब उस अडेप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो लाइनों को शॉर्ट करवाना पड़ता है, जिसके कारण वो परफेक्टली वर्किंग आ जाता है बीजे 254 के साथ। आप एक काम ये कर सकते हो कि उसी अडेप्टर के आगे फ्रंट पे जो डाटा लाइनें दी हुई हैं, उन डाटा लाइनों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आपका बीजे 153। कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसमें, थोड़ा डिटेक्शन में स्लो रहेगा और एक दो एरर आ सकते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व आउट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आता है तो आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। मैं आरएनडी बिल्कुल करते सर। रहता हूँ, बट मेरे से सॉल्व हुआ नहीं तो मैंने उसको रिटर्न ही दे दिया, घाई पे था कस्टमर। हेलो रोहित सर।
हेलो। जी वही सर, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है, मगर बाहर थोड़ा सा शादी का एक डीजे बजा हुआ है, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं जैसे डीजे पास होता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? हेलो। जी जी सर, ठीक है, बोलिए शंभू जी, क्या बोल रहे थे आप? अंकित सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? हाँ मैं बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ बताइए सर। क्या सवाल सर था? मैं मेरे हाँ मेरा एक कंफ्यूजन है सर। सैमसंग एमएनसी के बैड हेल्थ कैसे सॉल्व करने सर? आरपीएम भी क्लीन कर रहे के बाद ठीक हो सकते क्या सर? सैमसंग की एमएमसी का बैड है। हाँ सर। देखिए, अभी जिस जिस मॉडल में अभी आप आरपीएम भी क्लीन करते हो तो वहाँ पे एमएमसी चेंज फाइल भी चाहिए उसकी, हाँ सर। ईएनजी फाइल चाहिए। तो जिसकी ईएनजी फाइल है उसमें आप आराम से उसका आरपीएम भी क्लीन करके उसे चालू कर सकते हो। बाकी और किसी में अगर बैड हेल्थ है तो वो लगभग 50 से 60% तक तो चल भी जाता है। उसको आप हाँ फॉर्मेट करके इरेज करके फिर से उसको प्रोग्राम कर सकते हो। अभी तो फिलहाल यही ऑप्शन है। तो मेरा रोहित और एक क्वेश्चन था सर, सर। जी एक मिनट, रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाए या अभी कंटिन्यू रखना है? पुश कर दीजिए जब तक रोहित सर रिटर्न नहीं आते। अच्छा। अंकित सर